Hello dear students, I'm again back with another lecture. As promised in my previous lecture कि हम लोग M phase की दो major stages karyokinesis and at the same time cytokinesis को proceed करेंगे इस lecture में. सबसे पहले याद रखना जो माइटोसिस की प्रोसेस है ये दो स्टेजेस में डिवाइड होती है. One is called division of nucleus, also known as karyokinesis. The other is referred as a division of cytoplasm, which is cytokinesis. जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है ये हम लोग 4 सब स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये 4 सब स्टेजेस में हम लोग डिवाइड कर देते हैं. अब देखो कितने अच्छे से हम लोग सीक्वेंशियली हर स्टेजेस को सजा दिए हैं ना. बट ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि स्लोली स्टेडिली प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज में घुसेगा, फिर एनाफेज में घुसेगी, फिर स्लो मोशन में टेलोफेज में घुसेगा. इट्स नॉट दैट. सेल के पास खाली 1 घंटा टाइम है, उसमें उसको कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस सब कुछ कंप्लीट कर लेना है. तो ओनली 1 आवर टाइम. इसी वजह से सेल इतना जल्दी करते हैं ना कि भले ही हम लोग इस प्रोसेस को इतने सारे स्टेजेस में डिवाइड किए हैं बट यू कैन नॉट ड्रॉ क्लियर कट लाइन्स इन बिटवीन द स्टेज. दैट मीन्स माइटोसिस is a progressive process. It's a simultaneous process. You cannot draw separation between the stages. Note down this line of NCERT. This is very important that mitosis is a progressive process and no clear-cut lines can be drawn between stages. Another very important aspect that you have to remember, animals के केस में you have to remember students that mitosis occurs in diploid cells only. एनिमल्स में माइटोसिस ऑकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स ओनली. ये एनसीईआरटी का लाइन है. ओनली जब भी दिया हुआ है ना, यू हैव टू फोकस ऑन दैट. बट फिर उसके नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी लिख के रखा है हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. जैसे सोशल इंसेक्ट्स में वन वेरी गुड एग्जाम्पल इज male honeybees, which are also called as drones. तो एनिमल्स के केस में याद रखना मोस्टली डिप्लॉयड सेल्स में ही होती है माइटोसिस. अगर लाइन ऐसा एग्जाम में दिया ना कि एनिमल्स इन एनिमल सेल्स माइटोसिस ऑकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स ओनली, माय डियर स्टूडेंट्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है. क्योंकि हाउ कैन यू फॉरगेट दिस ड्रोन्स. ओनली बोल दोगे तब तो ये गलत है. हाँ, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी अगर ऐसा दिया पर्टिकुलरली लाइन एग्जाम में कि मेजॉरिटी एनिमल्स शोज माइटोसिस इन डिप्लॉयड सेल, दिस इज अ फाइन स्टेटमेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते हो इन एनिमल सेल्स माइटोसिस ऑकर्स इन बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल, तब गलत हो जाएगा. तो ये जो ड्रोन्स के बारे में हम लोग लिखे हैं ना, दिस इज अ हैप्लॉयड सेल, दिस इज अ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. लेकिन तब भी वो हैप्लॉयड में भी अपना माइटोसिस तो जारी रखा है ना.
तो तुम्हें ये एक्सेप्शन भूलना नहीं होगा। साथ में तुम ये भी नहीं लिख सकते बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। ऐसा नहीं है कि 50% डिप्लॉयड एनिमल सेल्स परफॉर्म माइटोसिस एंड 50% हैप्लॉयड डज इट। नो, द रेशियो इज 90-10। 90% does it in diploid stage, 10% does it in haploid stage. So that 10% becomes exception and the 90% becomes the majority. तो ये चीज़, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब उसी के साथ देखो प्लांट्स के केस में कैसा है। प्लांट्स में माइटोसिस ऑकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। बट यही चीज़ तुम एनिमल्स में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एनिमल्स में 50-50 नहीं है। प्लांट्स में हैप्लॉइड में भी माइटोसिस होते हैं, डिप्लॉइड में भी माइटोसिस होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस है। तो दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, बट इन एनिमल्स इट इज़ एन एक्सेप्शन। तो लाइन देखकर अपने स्टेटमेंट्स को वैसे अकॉर्डिंग चूज कर लेना। स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना, मैंने ट्रिकोलॉजी सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे समरी के स्टेटमेंट से बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स दिए हैं। अगर अभी भी विजिट नहीं किए हो, डू विजिट, गो थ्रू द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी थ्रू दोज लेक्चर्स। एनीवेज, आगे की चीज़ में आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स में माइटोसिस कौन सी सेल में होते हैं हम लोग देखें, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें कि माइटोसिस को भले हम लोग बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, बट नो क्लियर कट लाइन्स कुड बी ड्रॉन इन बिटवीन द स्टेजेस। अब इसमें से हम लोग एम फेज या माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस की सबसे पहला सब स्टेज को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोफेज। जिसका नाम है प्रोफेज। और याद रखोगे, प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेज है। इट जस्ट कम्स आफ्टर whom? NCERT says it comes after S and G2. ऑब्वियसली जो सेल प्रोफेज में एंटर किया है, इसका मतलब वो S-G2 कर लिया है, एंड देन इट इज एंटरिंग इनटू प्रोफेज। सो लुक एट द पोजीशन, कम्स आफ्टर S and G2 फेज। इस फेज में बहुत सारे वाइटल इवेंट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें से हम लोग अब इवेंट्स देखेंगे कि मेन इवेंट्स क्या है। तुम लोग जानते हो एस फेज में डीएनए डबल हो चुका है, एंड वो डबल्ड कंटेंट अभी लूजली कॉइल्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट है, विच इज बेसिकली क्रोमैटिन। तो वो क्रोमैटिन को एक डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना होता है। सेल के लेक्चर में मैंने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल के केस में the genetic material remains in the pattern of chromatin, but in case of a dividing cell it needs to get converted into compact structures which are called as chromosome. और वही इवेंट को सबसे पहले प्रोफेज में किया जाता है, जिस इवेंट को कहा जाता है रैपिड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। रैपिड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। अब मैं दिखा दूं कि डीएनए का कंडीशन एस एंड जी2 में कैसे है। तुम लोग देख सकते हो एस एंड जी2 में डीएनए कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, और इस डीएनए को एनसीईआरटी ने कहा है interwinded DNA of S and G2 phase। इसको तुम्हें प्रोफेज में आते ही कुछ इस तरह का आकार देना है। You have to change this into a structure called this, which is called compact माइटोटिक क्रोमोसोम। और पता है ये चेंज करने के लिए, इसका मतलब ये जो इंटरवाइंडेड डीएनए है, इनको तुम्हें कंडेंस करना होगा, फोल्ड करना होगा, पैकेज करना होगा।
बट पता है सेल क्या करता है फोल्डिंग के टाइम पे? जैसे हम लोग कपड़े फोल्ड नहीं करते हैं, जैसे मान लो तुम जैसे तैसे फोल्ड करके कपड़ा रख दियो अलमारी में, अब तुम डिसाइड किए हो उसको प्रॉपरली फोल्ड करना है, तो तुम सबसे पहले जैसे तैसे जो फोल्ड किए थे उन फोल्ड्स को तो खोलोगे ना, फिर तुम प्रॉपरली उसको फोल्ड करके रखोगे, तब जाके होगा प्रॉपर पैकेजिंग। सेम थिंग विल हैपन विद द क्रोमैटिन एज वेल। ये इंटरवाइंडेड डीएनए को सबसे पहले हमें अनटैंगल करना होगा। अनटैंगलिंग, दिस इज अ वॉन्ड ऑफ एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि प्रोफेज में तो कॉन्डेंसेशन होता है, टैंगलिंग होते हैं, कॉम्पैक्ट चीज़ें बनाया जाता है, उसमें थोड़ी ना अनटैंगलिंग होते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें याद रखना होगा अनटैंगल होते हैं। तुम अगर इंटरवाइंडेड डीएनए की अनवांटेड फोल्ड्स को खोलोगे नहीं तो तुम कभी प्रॉपरली पैकेज नहीं कर सकते हो। तो द फर्स्ट इवेंट दैट यू हैव टू डू व्हाइल कंडेंसेशन इज अनटैंगलिंग, और उसके बाद सेकेंड इवेंट होगा रैपिड coiling of DNA, condensing the DNA। तो ये दोनों इवेंट तुम्हारी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल का पार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले डीएनए को खोलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वी ट्राई टू कॉइल इट, कंडेंस इट, एंड उसके बाद तुम लोग देख सकते हो दिस कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, दे आर एब्सोल्युटली रेडी। और इसी दो चीज़ों को डेडिकेट करने के लिए एनसीईआरटी देखना एक दो डायग्राम्स दिए हैं। एक डायग्राम अर्ली प्रोफेज का है और एक डायग्राम लेट प्रोफेज के है। मैं दोनों डायग्राम तुम्हारे सामने बना रही हूँ। लेट मी शो यू, दिस इज द डायग्राम दैट आई विल बी शोइंग यू फॉर अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में तुम लोग देख सकते हो दिस इज द कंडीशन ऑफ द क्रोमैटिन। एकदम धागा की तरह है, थ्रेड की तरह है। कुड यू सी दैट? इट्स लाइक दिस, इट्स प्रेजेंट एग्जैक्टली लाइक दिस। ऐसा लग रहा है ना जैसे स्वेटर बनाते वक्त जो वुल हम लोग यूज करते हैं ना, वो वुलन थ्रेड की तरह। और इस वुलन थ्रेड को वी रेफर इट एज स्पाइरिम। बिल्कुल वो स्पाइरिम की तरह लग रहा है, एंड विच इज द स्टेज व्हेन यू कैन सी दिस कंटेंट, यू विल बी एबल टू सी दिस इन अर्ली प्रोफेज। लेकिन पता है जैसे ही तुम कंडेंसेशन बहुत देर तक चलने दोगे, you will be able to see that this spireme is coiling itself into compact mitotic chromosome. It will convert itself into compact mitotic chromosome. Let me show you that as well. तुम लोग देख सकते हो, देखो, this is the condition of compact माइटोटिक क्रोमोसोम। अगर मैक्रोस्कोपिकली हम लोग एक एक क्रोमोसोम को देखें, देन ईच क्रोमोसोम दे आर हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। लेकिन उसके लिए तुम्हें सेल को टाइम देना पड़ेगा, और ये स्ट्रक्चर हमें लेट प्रोफेज में दिखाई देगी। दीज आर योर compact mitotic chromosomes। जहाँ पे हमें बहुत important event है, we could see two sister chromatids held together by centromere। So this is one of the most important events that we are able to see in case of late prophased stage. Along with this, many more events occur. इस लेक्चर में हम लोग यही मेन इवेंट को डिस्कस किए। In my next lecture, I'll bring in front of you
the other events associated with prophase. That's all for this. Thank you all.